नोटबंदी का ही असर है कि मंदी है। मंदी की बात नहीं कर रही है, नोटबंदी की बात कहाँ करेगी। अगर मंदी स्वीकार कर लें तो नोटबंदी ऑटोमेटिक स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि नोटबंदी से ही मंदी आई है। तो इसलिए ना मंदी स्वीकारेंगे ना नोटबंदी स्वीकारेंगे। का नोटबंदी और जीएसटी की देन है कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि आठों सेक्टर डाउन पड़ा, मतलब जो हमारे कोर 8 सेक्टर है, 8 के 8 सेक्टर डाउन पड़े। और इस किताब का मेन एक उद्देश्य है कि ऐसे तानाशाहित फैसले भविष्य में न लिए जाए। नोटबंदी से जो सैकड़ों लोग मरे हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा कि उन सैकड़ों लोगों का क्या हुआ। मोदी जी कैसे बोलते हैं, माँ बीमार है, ऐसे ही बोले थे, माँ बीमार है पैसे नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन आज देखने के बाद आंख से खून निकल जाता है कि माँ बीमार है। क्या मतलब सहानुभूति नाम की चीज़ नहीं है उस आदमी के अंदर। मैं पूरे भारत में किसी आदमी से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा कि नोटबंदी असफल हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसी चौराहे पे नहीं आए। तो ये चीज़ राजनीतिकरण कैसे होता है, मीडिया कैसे इसको सेंटिमेंट बनाई। मोदी जी की माँ आ जाती है, लाइन में लग जाती है और बोला जाता है कि देखिए ये क्या, एक माँ को लाइन में लगा जाता है, देश नहीं लाइन में लग सकता। टीवी चैनलों पे क्या होता है, आपके दिमाग में वही बात घुमाई जाती है जो मोदी जी बोल दिए जाते हैं। मोदी जी ने बोल दिया कि आज मुझे कबूतर की बर्फ़ी खानी है, ठीक है, तो अब न्यूज़ चैनल वाले दिखाएंगे कि मोदी जी को कबूतर को बर्फ़ी कैसे खिलानी है। वो न्यूज़ चैनल वालों का काम है बनाना। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नोटबंदी के 3 साल पूरे होने को हैं और नोटबंदी के बारे में जितने गुणगान किए गए थे, नोटबंदी की जितनी अच्छाइयाँ मीडिया में बताई गई थी, वो लगभग सब गायब हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जो सरकार बार बार नोटबंदी से होने वाले फ़ायदों की बात कर रही थी, आतंकवाद और नक्सलवाद की रीढ़ टूट जाने की बात कर रही थी, काला धन और जाली नोट की समस्या खत्म हो जाने की बात कर रही थी, अब वो उन पर कोई राय ही नहीं रखती या कहें उनका जिक्र तक नहीं करती। इसी पूरे मामले पर दीपक कुमार पांडे जी ने एक किताब लिखी है, नोटबंदी एक मानव निर्मित त्रासदी। अब किस मानव की ओर इनका इशारा है सबको पता चल गया होगा, लेकिन हम बातचीत करते हैं दीपक कुमार पांडे जी से कि उन्होंने ऐसा टाइटल क्यों दिया और वो किसे त्रासदी मानते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलता है हिंदुस्तान में। आपको क्यों लगता है कि नोटबंदी एक मानव निर्मित त्रासदी है? देखिए, नोटबंदी इसलिए मानव निर्मित त्रासदी है कि एक आदमी का लिया गया फैसला है, क्योंकि फैसले लिए जाने के 38 दिन बाद जो आरबीआई है, जो हमारे आर्थिक मामलों पे पूरा जो अधिकार होता है आर्थिक मामलों का आरबीआई के पास होता है, लेकिन 38 दिन बाद आरबीआई से सहमत ली जाती है, इसलिए कि क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी पूरा करना था। हाँ, नहीं तो ये उससे पहले नोटबंदी कर दी गई थी, देश पूरा आर्थिक आपातकाल से जूझने लगा था, सैकड़ों लोग मर गए थे, उस तब तक आरबीआई की सहमति नहीं थी। इसलिए एक आदमी अपना फैसला देश के ऊपर थोप देता है, इसलिए आर्थिक आपात, इसलिए इसे मानव एक आदमी के द्वारा बनाई गई या क्रिएट की गई त्रासदी है। इसलिए मैं इस पुस्तक का नाम रखा हूँ नोटबंदी एक मानव निर्मित त्रासदी। नोटबंदी के समय बोला जाता था कि नोटबंदी से शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आप बताइए सैकड़ों लोग मर गए, क्या वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मरे हैं? जिनकी मौत हो गई वो लोग शॉर्ट टर्म में, वो लोग तो दोबारा नहीं आएंगे, उनके घर में तो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट हो गई। तो मैं कैसे कह दूं कि नोटबंदी से शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हुई थी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नोटबंदी से एक त्रासदी उत्पन्न हो गई। आपने देखा होगा नोटबंदी के द्वारा किए गए कारण आज हम लोग झेले जा रहे हैं। 3 साल होने को जा रहे हैं, देश जीडीपी डाउन हो गई, पूरा कोर सेक्टर जो हमारा डाउन हो गया, हम लोग ये नौबत आ गई कि हम लोग मंदी के दौर में आ गए। तो ये चीज़ है नोटबंदी, इसलिए त्रासदी है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने किताबों में उल्लेख किए हैं। आप अगर इसको पढ़ेंगे, दर्शकों से अनुरोध है कि इसे पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि मैं इसको त्रासदी क्यों बोल रहा हूँ। आप इसमें एक चैप्टर रखते हैं नोटबंदी का राजनीतिक फायदा क्या है और किसे मिलता हुआ आपको दिखा? जी बिल्कुल, देखिए नोटबंदी आपने देखा होगा, नोटबंदी किस समय, टाइमिंग देखिए नोटबंदी का। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे का चुनाव होता है, उससे कुछ समय पहले नोटबंदी की जाती है, और उसके बाद देखिए उसमें सहानुभूति कैसे ली जाती है, राजनीतिक फ़ायदा। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, भावुक अपील करते हैं कि मैं चौराहे पे आऊँगा। आप बताइए, आज मैं पूरे भारत में किसी आदमी से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा कि नोटबंदी असफल हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसी चौराहे पे नहीं आए। तो ये चीज़ राजनीतिकरण कैसे होता है, मीडिया कैसे इसको सेंटिमेंट बनाई। मोदी जी की माँ आ जाती है, लाइन में लग जाती है और बोला जाता है कि देखिए ये क्या, एक माँ को लाइन में लगा जाता है, देश नहीं लाइन में लग सकता। एक बीजेपी के सांसद आकर के युवाओं से प्रेरित करते हैं कि क्या आप देश के लिए नोटबंदी की लाइन में नहीं लग सकते। और हंसी का पात्र, आपने एक वीडियो वायरल हुआ था उस सांसद जी का, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में, तो उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, कैसे मजाक उड़ा रहे थे देश के युवाओं के देशभक्ति के नाम पे कि हमने कैसे देश के युवाओं को नोटबंदी की लाइन में मूर्ख बनाया, और हंस रहे थे काफ़ी, वहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता थे। तो ये चीज़ था, लोगों के सेंटिमेंट से जोड़कर राजनीतिक फ़ायदा लिया गया। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लिया गया कि हम काला धन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज़ मुझे नारा याद आ रहा है, मोदी जी कहते थे कि लोग नोट जो है कैश
जो काला धन जिसे लोग बोलते हैं, जो कि कैश काला धन नहीं होता है, क्योंकि इतना कम नॉलेज मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को रहना चाहिए कि कैश काला धन के रूप में होता है। ठीक है, तो उस समय बोला जाता था, नोटबंदी के समय मोदी जी चिल्लाते थे कि गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे काला धन जो है या तो गंगा में बहाया जाएगा या तो जला दिया जाएगा। तो मोदी जी नोटबंदी हो गई, 3 साल हो गए, एक भी नोट मुझे गंगा में नहीं मिली, न किसी नाले में मिली, न ही कहीं जलती हुई मिली। तो आप बताइए ना मुझे कि आखिर में नोटबंदी क्यों किए थे? वो जो गद्दे में बंद थी वो कहाँ चली गई? वो नोटें कहीं नहीं देखने को मिली, आज तक किसी को मिली? कभी नहीं मिली। तो ये चीज़ क्या होता है कि अच्छे लगने, कान को अच्छा लगता है। देखो क्या होता है, जब कहा जाता है ना कि इससे सामने वाला परेशान हो जाएगा, तो लोगों को अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं है, वो सामने वाला परेशान हो जाएगा तो मैं थोड़ी सी परेशानी झेल लेता हूँ। लेकिन लोगों को नहीं पता था देश के लिए त्रासदी बन जाएगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था पीछे हो जाएगी। हम 25 साल पीछे हो गए हैं इस नोटबंदी से। दीपक जी, एक चीज़ और, काला धन पे ही फोकस नहीं थे वो, काला धन को सबसे आगे जरूर रखा था। उन्होंने कहा था कि जाली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने की बात की थी। तो आपने क्या किताब में इन बातों का जिक्र किया है? जैसा कि चैप्टर्स आपके बता रहे हैं, आप ऑफिशियली शायद लॉन्च करने वाले हैं बुक अभी, और उसके साथ ही क्या इस बात का भी जिक्र है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ओवरऑल ये नोटबंदी सही साबित हुई या गलत? त्रासदी आपने अभी तक जिक्र किया कि लोगों का नुकसान हुआ है, असुविधा हुई है, ओवरऑल क्या इकोनॉमी के टर्म में कोई फ़ायदा भी हुआ है जाली नोट पकड़ने से लेकर के किसी और टर्म में, या नहीं? देखिए मैं बताऊं, आपका सबसे पहला मैं काला धन की बात करता हूं। देखिए काला धन कोई कैश नहीं होता है, काला धन हमेशा आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के रूप में होता है। या आप एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूं, जो ये काला धन के लिए बीन बजाते थे ना, मोदी जी हो गए, चाहे आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन हुआ था तो बोला गया था स्विस बैंक में काला धन होता है। मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद से 50 गुना बढ़ गया है। आपको भी पता हो, रिपोर्ट आई थी कि स्विस बैंक में पैसा डबल हो गया है जो काला धन। फिर उस पर अरुण जेटली जी सफाई देते हैं कि स्विस बैंक में जो जमा हो काला धन नहीं। तो 2014 से पहले तो स्विस बैंक में जो जमा था काला धन था। 2014 के बाद जब नोटबंदी हुई, उसके बाद एक स्विस बैंक में पैसा डबल हो गया, तो ये लोग बोलते हैं काला धन नहीं है। तो काला धन को लेकर के इनकी नीयत साफ नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं आतंकवाद पे। आतंकवाद, जम्मू कश्मीर की बात देखिए, पुलवामा जैसे बड़े बड़े हुए। मैं एक डेटा देखा था, एक रिपोर्ट आई थी 2014 से लेकर 2019 तक की, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आई थी, सीधे सीधे जो आतंकी हमले हुए थे डबल हो गए थे। माओवादी हमले जो हुए थे, माओवादी गतिविधियों में सीधे सीधे दोगुना हो गई थी। तो इन दोनों में कोई कमी नहीं आती, पत्थरबाजी में भी कोई कमी नहीं आई थी। ठीक है, ये सब कहने के लिए लोगों के सेंटिमेंट से जोड़ना क्या होता है कि आप किसी के सेंटिमेंट से जोड़ना तो देशभक्ति की बात कीजिए, क्योंकि देशभक्ति हर आदमी के सीने में पहला जो ज्वार उठता है तो देशभक्ति का होता है। देशभक्ति से हर आदमी ओतप्रोत होता है। तो उससे अगर आपको सेंटिमेंट से आप अगर जुड़ गए ना, तो आपको दूसरा आदमी दूसरे डिसीजन की तरफ नहीं देख पाता है। तो ये लोग यही काम करते हैं। और आपकी बात में मैं तीसरी बात पे आता हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन की। इकोनॉमी पे क्या हुआ था, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, जो छोटे तबके के लोग थे वो लोग बिल्कुल 6 महीने तक रोज़गार नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि उस समय नवंबर का महीना था, शादी और जो महोत्सव होते हैं, हम बेसिकली हम लोगों का जो शुभ मुहूर्त का काम होता है उसी समय होता है। तो उस समय होने की वजह से वो सब सारे फीके पड़ गए थे। जिसको 5 रुपये का जहाँ काम होता था वो 1 रुपये में चलाया या नहीं चला पाया, पोस्टपोन करना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, 6 महीने तक पूरी मार्केट ठप पड़ गई थी। अब आप बताइए, जो बंदा चाहे जो व्यापारी 2 लाख रुपए लेकर के एक दुकान चलाया और 6 महीने तक उसे प्रॉफिट नहीं हुई, तो वो तो लॉस में चला गया, वो बिल्कुल चला गया, उसकी दुकान टूट गई, व्यापार टूट गया। और उसकी देना आपने देखा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो 65% है हमारे भारत में, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो वो सेक्टर पूरा पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद ठीक कुछ दिन बाद इन्होंने जीएसटी लेकर के आ गए, और जीएसटी लेकर के जैसे ये आते हैं, क्या होता, ऑर्गेनाइज सेक्टर की ऐसी बैंड बचती है। जीएसटी को लगभग में 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और उन्होंने 300 उसमें चेंजेस कर दिए। 1-2 चेंजेस नहीं हुए। आप बताइए, आप कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं, उसे हर 10 दिन बाद चेंज करेंगे, बताइए कैसे वो पॉलिसी चलेगी। आपको बताऊँ, मैंने जीएसटी पे भी एक लेख लिखा है, उस पर भी मैं उसको एक किताब का रूप देने वाला हूँ। लेकिन आपको बता देता हूँ, तो इन्होंने क्या किया कि नोटबंदी से रीढ़ तोड़ी, और उसके बाद जो जीएसटी लेकर के आए, उस टूटी हुई रीढ़ को एकदम ऐसा कर दिया कि आदमी खड़ा ना हो पाए। तो आज उसी का नोटबंदी और जीएसटी की देन है कि आज देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि 8 सेक्टर डाउन पड़ा। मतलब जो हमारे कोर 8 सेक्टर है, 8 के 8 सेक्टर डाउन पड़े हुए हैं। दीपक जी, ये ठीक है, राजनीतिक रूप से इस तरह का मूल्यांकन करना कि गलत फैसला रहा है, नोटबंदी के तमाम आंकड़ों को देखा जाए तो फेल रहा है। लेकिन एक लेखक का काम सिर्फ आंकड़े रखना नहीं होता, एक लोगों के मन को पढ़ना भी होता है। अब आप उस मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले, यूपी का विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा इवेंट होता है लोकसभा के बाद,
2017 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, 2019 का लोकसभा पूरे देश में जो नतीजे आए, उसमें कभी भी वो नाराज़गी वोट में नहीं तब्दील हुई। इसकी क्या वजह मानते हैं? या फिर कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, आंकड़ों की बातें कर रहे हैं और जनता तक ये बात नहीं पहुंच पा रही? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा चुनाव से पहले सबके पहले सब मीडिया रिपोर्ट में पता चल गया था कि बेरोजगारी 45 साल के चरम पे है। लेकिन किसी मीडिया, जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो मोदी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है आज के समय में, उन्होंने कभी दिखाया चुनाव के बाद वो डेटा? एनएसएसओ क्यों बना था? इसीलिए कि डेटा देने के लिए बना। वो डेटा इन्होंने नहीं दिया। आपने देखा होगा एनसीआरबी का डेटा आया था। एनसीआरबी के डेटा में इन्होंने मोब लिंचिंग का एक क्या होता है, जो हेड्स होते हैं, बहुत सारे नए हेड्स जोड़े गए, उनमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने एक हेड्स जो मोब लिंचिंग का था, जिसपे सरकार की छीछा लेदर हो जाती थी, उन्होंने डेटा को छिपा लिया। तो ये सरकार डेटा से खेलने वाली सरकार है, जो मीडिया को देती नहीं है। और मीडिया को जो छोटा मोटा डेटा मिलता है, मीडिया दिखाती नहीं है। आप बताइए, नोटबंदी को लेकर के आरबीआई की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, कभी मीडिया ने डिबेट नहीं किया है। उन्हीं रिपोर्ट के हिसाब से मैंने लिखा है। मैं आपको बता दूं, जब नोटबंदी हुई थी तो लगभग 99% लोगों की सहानुभूति थी, समर्थन था। लेकिन उसके बाद जब लोगों को लगा नहीं हुआ, आपको ठीक 20 दिन बाद लोगों को लगने लगा कि नोटबंदी से काला धन नहीं, क्योंकि 80% जो नगद करेंसी थी आ गई थी 20 दिन के अंदर। उसके बाद 20 दिन के बाद मोदी जी ने अपना स्टैंड बदलना शुरू किया। उन्होंने काला धन और आतंकवादी माओवादी गतिविधियों को छोड़ करके कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी पे आ गए थे, बात करने लगे थे। तो मोदी जी खुद कम से कम नोटबंदी से लेके अब तक, चाहे वो मन की बात हो, चाहे जापान जाकर के, चाहे रूस जाकर के जब नोटबंदी का जिक्र करते हैं, या किसी चुनाव में जाकर के जिक्र करते हैं, हर परिप्रेक्ष्य में अलग अलग, मतलब ये कहा जाए कि गोल बदलते नजर आए थे। नोटबंदी का एक गोल आज तक बता दीजिए कोई नेता या कोई सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एक गोल बताई गई हो? नहीं। हर बार एक अलग गोल बताई गई। इसलिए बताई गई कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि हम क्या बताएं। जो बताते थे अगली बार वो फेल हो जाती थी, जो बताते थे अगली बार फेल हो जाती थी। बदल बदल के लक्ष्य बताए जाते रहे। और इसका यही कारण है, जनता गुमराह होती रही। सबसे बड़ा इसमें जो कारण है मीडिया का। मीडिया ने कभी शुरू में इन्होंने खूब हाइक दिया, मीडिया की नोटबंदी अच्छा है। आपने देखा होगा 2-3 बातें आई थी कि चिप लगी हुई है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की मीडिया जिसे कहा जाता है, उन्होंने भी बताया। चिप वाली बात का सोशल मीडिया पर कितना भी मजाक उड़ाया जाए, कहीं ये चिप लगाने वाले लोग, चिप पर यकीन दिलाने वाले लोग, मोदी के गुणगान गाने वाले लोग घर घर पहुंच नहीं गए। बिल्कुल यही समस्या है ना, कि ये लोग चिप की बात तो कर लिए, काला धन आ गया उसकी भी बात कर लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं बताए। 3 साल बाद आज क्या हुआ देश में वो नहीं बता रहे हैं ना। समस्या इस बात की हमारे देश में कि नोटबंदी से जो सैकड़ों लोग मरे हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा कि उन सैकड़ों लोगों का क्या हुआ, उन परिवारों का क्या हुआ। क्या हुआ कि मैं एक आरटीआई में पूछा गया तो बताया गया कि स्टेट बैंक के सामने 4 लोग मरे थे। क्या 4 लोग ही स्टेट बैंक के सामने, जो स्टेट बैंक के सामने मरा था वही नोटबंदी में मरा था? अन्य बैंकों के सामने जो मरा था वो नहीं मरा था, उसकी मौत नहीं हुई थी, उसके परिवार नहीं थे क्या? ये प्रश्न कौन पूछेगा? जो अलग अलग असुविधाओं की वजह से, अलग अलग दिक्कतों की वजह से मरे, जो अस्पतालों में जिसकी माँ अस्पताल में थी, पैसे नहीं थे। मोदी जी कैसे बोलते हैं, माँ बीमार है, ऐसे ही बोले थे, माँ बीमार है पैसे नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन आज देखने के बाद आंख से खून निकल जाता है कि माँ बीमार है। क्या मतलब सहानुभूति नाम की चीज़ नहीं है उस आदमी के अंदर। तो ये चीज़ है, माँ बीमार है। ठीक है, आपने नोटबंदी किया, आपका क्या नीयत थी वो अलग है, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं ताली बजा के कि माँ बीमार है पैसे नहीं? आपने जब किताब लिखी है तो जाहिर सी बात है उसके सारे पहलू पर ध्यान दिया होगा। जी। एक बहुत ज़रूरी सवाल है, इसके लिए जो नोटबंदी लागू हुई, मोदी मोहरा थे या मास्टर? मोहरा इस सेंस में, क्या कॉरपोरेट का एजेंडा था नोटबंदी के जरिए अपने ब्लैक मनी को वाइट कराना, या अपनी चीज़ों को छुपाना या भ्रमित करना, या फिर मास्टर ही मोदी थे और सीधा सीधा सरकार को फायदा था? कॉरपोरेट खिलाड़ी था या सरकार, या दोनों? नहीं, इसको देखिए, कॉर्पोरेट नहीं, इसके लिए सीधे सीधे मोदी जिम्मेदार हैं। ठीक है, मोदी उस समय चुनाव था बड़े सूबे का, और इन्होंने काला धन के नाम पे, लड़ाई के नाम पे लोगों को, पूरे देश को एक तरफ करने का, मीडिया ने उनका पूरा भरपूर मतलब जोर शोर से साथ दिया। उस समय ये दिखाया गया कि नोटबंदी इसलिए की गई कि काला धन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी अर्थशास्त्री थे उसी दिन से चिल्ला रहे हैं कि ये सबसे बुरा कदम है। लेकिन क्या होता है कि एक आदमी की अकड़ या तानाशाही जिसे बोल ली जाए, यहाँ पे तानाशाही, ये फैसला सीधे सीधे तानाशाही को दिखाता है। आपने कुछ अर्थशास्त्रियों का जिक्र किया है किताब में, कुछ बता सकते हैं कि किनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, अमृत सेन जी वहाँ पे थे, रुचिर जी लोग थे, सब लोगों जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे। अभी अभी आपने देखा होगा नोबल मिला है
अभिजीत बनर्जी जी अभिजीत को, बनर्जी। उन्होंने शुरू से क्रिटिसिज्म किया है। तो जितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो मतलब क्रिटिसिज्म क्या होता है, सरकार का क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि सरकार को अच्छा रास्ता दिखाना। लेकिन क्या होता है कि हमारी सरकार में 2014 से एक नियम बन गया है कि अगर आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। मैंने इस किताब को लिखा है, मेरा मोटिव ये था कि इस किताब से सीख ली जाए कि इस तरह के जो फैसले न लिया जाए सरकार के द्वारा, जिससे पूरा देश आर्थिक आपातकाल से गुजरे और देश के सैकड़ों लोग मर जाएं और उस पर सरकार जिक्र ना करे और देश की अर्थव्यवस्था इतनी पीछे चले जाए कि हेल्थ इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में जिस हम पाकिस्तान को रोज़ कोसते हैं वो हमसे आगे निकल जाए। इन सब चीज़ों को न लिया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब को लिखी है। और इस किताब का मेन एक उद्देश्य है कि ऐसे तानाशाहित फैसले भविष्य में न लिए जाए। अभी क्योंकि इस पे राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी मायने रखती है, आपने जब किताब लिखी है तो उसके बाद इसका भी जिक्र किया है कि तमाम राजनेता कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। 3 लोगों की बात बहुत मायने रखती है। 2 नेता जो मुखरता से विरोध कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलेआम इसे 8 लाख करोड़ का घोटाला कह रहे थे। यूपी में तमाम नेता डिफेंसिव जरूर हो गए, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने इसे जमकर विरोध किया। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस पर जो बयान दिए थे, बाद में उसकी बहुत चर्चा हुई क्योंकि वो बातें लगभग सही। इन तीनों लोगों को बयानों को क्या आप, तीनों लोग के अलग बयान थे। एक कि विपक्षी पार्टियों को, मायावती कहती हैं विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए ये किया गया। अरविंद केजरीवाल सीधे कहते हैं 8 लाख करोड़ का घोटाला है, और मनमोहन सिंह कहते हैं एक गलत आर्थिक कदम है। सच्चाई क्या है, तीनों के बीच में है या फिर तीनों बात सही साबित हुई? देखिए, मनमोहन जी की बात 100% सही हुई। उन्होंने शुरू में बोल दिया था जिस दिन नोटबंदी हुई थी कि इससे 2% से 2.5% के बीच में जीडीपी कम होगी, तो हुई। आपने देखा होगा जो चीज़ उन्होंने बोला 100% सत्य हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो बोला था वो भी सही आपको देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल जी मुखरता से विरोध किया। मायावती जी ने जो बोला था वो भी सही। ये मायावती जी उस समय बोल रही थी कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किया गया था, तो वो बात सही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कहा गया था कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हर पार्टी, हर लोग होते हैं जो कैश के रूप में अपना जो चुनावी काम कार्य करते हैं। जब मोस्टली कैश के रूप में होता है तो उस समय एकाएक कैश खत्म कर दिया गया। लोगों को चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए भी कैश नहीं मिल पाते थे। अब बिल्कुल आखिर में बातचीत के, क्योंकि किसान नौजवान क्या करे, 3 साल लगभग नोटबंदी हो गए। इस तरह के फैसले से क्या अब किसी भी देश के लोगों को आसान्वित होना चाहिए, या जब पीएम या सीएम इस तरह के फरमान जारी करें तो उसके बाद उन्हें किसी तरह की मुसीबत समझ के सह लेना चाहिए, या फिर उस पर तर्क वितर्क होने चाहिए? अब क्या लग रहा है, 3 साल बाद ऐसा माहौल है कि इसी तरह की फिर से कोई घोषणा हुई प्रॉपर्टी को लेकर, गोल्ड को लेकर या कुछ भी, तो इस देश की जनता इसी तरह स्वीकार लेगी? देखिए, क्या है कि जनता को स्वीकारना पड़ता है। अब जनता क्या होता है कि एक माहौल बन जाता है। आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा जो सामाजिक तबका है जो 8 से 12 घंटे जॉब करता है, जॉब करके आता है, 1 घंटे टीवी चैनल देखता है। उन टीवी चैनलों पे क्या होता है, आपके दिमाग में वही बात घुमाई जाती है जो मोदी जी बोल दिए जाते हैं। मोदी जी ने बोल दिया कि आज मुझे कबूतर की बर्फ़ी खानी है, ठीक है, तो अब न्यूज़ चैनल वाले दिखाएंगे कि मोदी जी को कबूतर को बर्फ़ी कैसे खिलानी है। वो न्यूज़ चैनल वालों का काम है बनाना। अब वो न्यूज़ चैनल वाले लग जाएंगे प्राइम टाइम में 7 से 8, 8 से 9 की कबूतर की बर्फ़ी बनाना है, कबूतर की बर्फ़ी बनाना, वो बनाने लग जाएंगे। वो कबूतर की बर्फ़ी जब तक नहीं बना लेंगे तब तक वो दिखाते रहेंगे। अभी पूरा नोटबंदी के प्रकरण को लेकर लगभग 3 साल में मीडिया की कवरेज को कैसे देख रहे हैं आप? मीडिया की कवरेज शुरू में बहुत अच्छी रही, जो मोदी जी का गुणगान करती रही। उसके बाद आज के समय में मंदी की बात नहीं कर रही है, नोटबंदी की बात कहाँ करेगी। अगर मंदी स्वीकार कर लें तो नोटबंदी ऑटोमेटिक स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि नोटबंदी से ही मंदी आई है। तो इसलिए ना मंदी स्वीकारेंगे ना नोटबंदी स्वीकारेंगे। एक टेक्निकल सवाल ये भी है, सबको धीरे धीरे आंकड़े बताने लगे हैं कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन क्या आपने ये बात एनालिसिस किया है कि सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित कौन हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अक्सर आप देखते हैं कि पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग काम करते रहते हैं, वो लाखों करोड़ों की संख्या में है उनका। तो क्या ये एक तरह का समाज के पिछड़े तबकों पर चोट थी, या फिर सबको उसी तरह से हुआ है और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी उसी तरह बर्बाद हुआ? नहीं नहीं, देखिए, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, लगभग में 65% है, वो सबसे ज़्यादा चोट खाया था। क्योंकि क्या हुआ, 6 महीने तक कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था, बिल्कुल 1 रुपये की आमदनी नहीं हुई थी। बताइए कि अगर हमने अब मान लो 10 लाख रुपए लगा करके कोई कारोबार किया, 6 महीने मुझे कोई आमदनी नहीं होती है, मैं उस 10 लाख को अगर बैंक से ब्याज लिया हूँ तो ब्याज नहीं हम भर पाऊँगा, मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊँगा। तो पूरा क्या हुआ कि ये जो नोटबंदी का दौर था, 6 महीने के बाद पूरा जो हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पूरा ध्वस्त हो गया था। उसे उठने का मौका नहीं दिया गया।
उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, उसी समय इन्होंने जीएसटी लेकर के आ गए। और जीएसटी ऐसा किया है, आपको बता दूं, जीएसटी आ जाने की वजह से प्राइस का रेट बढ़ गया, हर सामान का रेट बढ़ गया। और रेट बढ़ जाने की वजह से लोगों के दिमाग में बात आ जाती है, मैं ये छोटी दुकान से क्यों खरीदूँ, मैं जाकर के मॉल से खरीद लूँगा। मतलब कि नोटबंदी ने जितना बुरा किया था उसका और बढ़ा करके जीएसटी से नुकसान हो गया। बिल्कुल आखिर कमेंट के तौर पर क्या लगता है 3 साल में, 3 साल बाद क्या लगता है कि अभी भी असर है क्या नोटबंदी का? बिल्कुल, देखिए नोटबंदी का ही असर है कि मंदी है। ये स्वीकार कर ले कि नोटबंदी से ये हुआ था, जीएसटी से ये हुआ था। अगर सरकार जब तक स्वीकार नहीं करेगी, नोटबंदी का ये जो मार्च चलता रहेगा, क्योंकि देखिए जब तक आप गलती स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। और सरकार गलती स्वीकार नहीं कर रही है तो सुधार कैसे होगा? स्वीकार करे गलती, सुधार होने लगेगा। ये मार नोटबंदी की खत्म होने लगेगी जब सरकार स्वीकार करेगी। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी ने जो किताब लिखी है, मायने इसलिए भी नहीं रखता कि उनका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, मायने इसलिए भी नहीं रखता कि उनकी राय मोदी सरकार और बीजेपी के बारे में क्या है। मायने ये बात रखती है कि क्या नोटबंदी से जो जो वादे किए गए थे इस देश की सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री ने, उनको पूरा होने का कोई दावा भी किया है? क्या जिनको सपने दिखाए गए थे वो अब किसी तरह की उम्मीदों में किसी भी तरह के फ़ायदे को पा रहे हैं नोटबंदी से, या सिर्फ अब राष्ट्र हित का नाम दे करके उन सारे सवालों को ढक दिया गया है? इन्हीं सवालों पर, क्योंकि नोटबंदी के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं और इन पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि जो अभी मंदी आई है कहीं ना कहीं उसकी जड़ में नोटबंदी तो रही है। मीडिया ने भले ही किस रूप में प्रेजेंट किया, हम उस चीज़ को लगातार उठाते रहें, सवाल करते रहें।